चाह रहे हैं इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। भावना, ज्ञान और कर्म जब तीनों समलेख रेखा पर अवस्थित होते हैं या मिलते हैं, तभी युग प्रवर्तक पैदा होते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश की युवा पीढ़ी दिशाहीन है। कारण उसके रोल मॉडल फिल्म अभिनेता हैं, खिलाड़ी हैं, खेल के पैसे वाले हैं, जिन्होंने किस तरीके से पैसा कमाया उसके गुण उनको समाज में नहीं मालूम है, लेकिन पैसे वाले धनाढ्य लोग उनके रोल मॉडल। आत्मचिंतन, बुद्धि का परिमार्जन, आत्मविस्तार, आत्मोत्सर्ग, ये इतने कठिन शब्द हैं कि इनको सुनने की जरूरत नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि सुख, शांति, समृद्धि और व्यक्ति को स्वयं का आत्म कल्याण करना है, अपना विकास करना है, तो उसे आज नहीं तो कल विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात करना होगा। विवेकानंद जो भारतवर्ष के आध्यात्मिक गुरु कहे जाते हैं, ये कह देने मात्र से ही उनका लाभ प्राप्त नहीं होगा। उस साहित्य को अध्ययन करते हुए, उसको पढ़ते हुए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, अपनी जीवन की शैली को बदलते हुए, चिंतन में, दृष्टिकोण में परिमार्जन करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे, तब आप स्वयं में शक्ति के पुंज बन सकते हैं। बोले साहब सब कुछ सही है, बोले गड़बड़ है सब कुछ। बोले क्या गड़बड़? बोले साहब ओजस्विता का अभाव है। बोले ओज क्या होता है? आधे लोगों से पूछो भैया साहब, ओज का मन का भाव है। यदि आप ओज गुण से युक्त हैं, ओजस्वी हैं, शक्ति संपन्न हैं, तब जाकर आप महान संकल्पों की पूर्ति में आगे बढ़ सकते हैं, देश सेवा में आगे निकल सकते हैं। बोले साहब देश सेवा कौन कर रहे हैं? बोले साहब नेताओं के जिम्मे है, वो नेता देखेंगे। तो नेताओं ने भी क्या ढर्रा बना दिया? बोले हमारा लड़का देखेगा। पार्टी वगैरह सब ठीक है, लेकिन साहब परिवारवाद होना बहुत जरूरी है, वंशवाद होना बहुत जरूरी है। हमें मेरिट डिमेरिट से कोई मतलब नहीं। नेताजी के लड़के तो नेता बनेंगे, टिकट तो मिलना तय, चुनाव लड़ेंगे, समाज सेवा का पट्टा लिखा है साहब, समाज सेवा करेंगे। कहने के तात्पर्य शिक्षा की जरूरत ही नहीं साहब। एक गवर्नमेंट आई थी, बोले सब पुस्तकीय एग्जाम होगा, लड़के सब पास कर दिए जाएंगे, पढ़ो लिखो समझो। क्या मतलब? बोले साहब क्या मांग रहे हैं साहब? अपनी बिरादरी के लोग हैं, नौकरी पा जाएंगे, इंटरमीडिएट करा दो, बीए करा दो, कोटा है उससे साहब हेर फेर करा के अपनी बिरादरी के लोगों से पैसा ले लो, इकट्ठा कर लो, पैसा जमा कर दो, पास हो लो। बड़ी दिक्कत है साहब। राष्ट्र निर्माण चिंतन बहुत दूर की कौड़ी हो गई, दूर की बातें हो गई। हमने एक साहब फौज खड़ी कर ली, बोले बेईमान भ्रष्ट मक्कारों की फौज। सही बात, सही को सही बात कहने वाले लोग नहीं रह गए, काम नहीं बनता। विवेकानंद क्या कह रहे हैं साहब? बोले क्या है साहब, प्रत्येक जीव अव्यक्त ब्रह्म है। तो ब्रह्म को जागृत करना तो जीव का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कौन करेगा साहब? उसका तरीका ही नहीं मालूम। बोले साहब वो आए थे, बोले साहब एक बाबा जी आए थे, उन्होंने योग वगैरह सिखाया, जनता को मोबिलाइज किया, मोबिलाइज करने के बाद अपने कारोबार में लग गए। बहुतों पूछा साहब आप रामदेव के बारे में ऐसा क्या क्यों सोचते हैं? सोचते क्या भाई, नो डाउट रामदेव इंटेलिजेंट है, हठ योगी हैं, अपने क्षेत्र में माहिर हैं। उन्होंने हठ योग का प्रदर्शन किया, समाज को पसंद आया, हाथ पैर हिला डुला के दिखाया। अरे जनाब यदि इसी से सब ठीक होता तो दवा का कारोबार क्यों कर रहे हो? मेडिसिन क्यों बेच रहे हो? नहीं साहब बेचना तो अरबपति हो गए भाई, हो गए।
अब चित्त क्या है, चित्त की वृत्ति क्या है, ध्यान क्या है, धारणा क्या है, समाधि क्या है, उसकी साहब कोई जरूरत नहीं। बच्चा जो आया 7 साल की उम्र का व्यक्ति, 8 साल की उम्र वाले व्यक्ति को सिखाओ, देश का भविष्य सुधारो, नहीं वो नहीं साहब, बुड्ढों को सिखाएंगे, बुड्ढों के पास पैसा है उनसे लेंगे, अधेड़ आदमी से पैसा लेंगे, बोले साहब हठ योगी बना देंगे, योगी बना देंगे, उनकी कुटिया बनी है साहब अलग अलग। तो हर जगह क्या है, व्यवसायीकरण है, व्यवस्था है साहब। आइए साहब, खाइए पीजिए, मौज करिए, एंजॉय करिए। ग्रास रूट पर चिंतन करके नौ पीढ़ी का निर्माण करना, ये बड़ा सरदर्द का काम है, ये कौन करेगा? बोले माँ बाप स्वयं परेशान है, वो बच्चों को क्या डायरेक्शन दे, खुद ही माँ बाप की बात बच्चे नहीं सुन रहे, वो क्या चिंतन करें? स्कूल कॉलेज में साहब वो भ्रमित हैं, अध्यापक वो भ्रमित है, बोले साहब हमें काम तो बहुत करते हैं साहब, तनख्वाह नहीं मिलती, वित्तविहीन है, सरकार ने उनको वित्तविहीन करके छोड़ दिया। बोले मानदेय अध्यापक, घंटा वाइज पीरियड वाइज पढ़ाएंगे, बोले साहब हम आपको नियमित कर्मचारी मानने में बड़ा दिक्कत है, राजकोष से बाहर पड़ता है साहब, नियमित कर्मचारी तो आपको मानेंगे नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कितने ज्वलंत प्रश्न है कि साहब शिक्षक भी समस्या से मुक्त नहीं, छात्र भी समस्या से मुक्त नहीं, अभिभावक भी समस्या से मुक्त नहीं, मजदूर भी समस्या से मुक्त नहीं। समस्या से मुक्त तो कोई नहीं है। क्यों? तो साहब सोचने का नजरिया बड़ा टेढ़ा है, उसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। सब कौन बचाएगा, कौन करेगा, करिश्मा कोई पैदा होगा हवा में। अब एक जगह बात चल रही थी, बोले साहब नरेंद्र मोदी दोबारा भी चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल जीत जाएंगे, जीतना भी चाहिए, योग्य हैं, समझदार हैं, पूरे देश की बागडोर चला रहे हैं, संभाल रहे हैं। फिर एक समस्या उठी कि हो सकता है वो स्वयं आगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद स्वीकार करना ना चाहें, लेकिन उनको करना चाहिए। कारण ये है कि इन्होंने जो योजनाएं शुरू करी हैं, जो काम शुरू किया है, उसमें किसी व्यक्ति को 15 साल तो समय लगेगा ही, 15 साल समय मिलना चाहिए। अच्छा या बुरा उसके रिजल्ट तो बाद में सामने आएंगे। शुरुआत तो उन्होंने कम से कम की। तो कैसी शुरुआत है साहब? सब पर नियंत्रण भरा है, अंदर से बिलबिला रहे हैं, परेशान है। रुपया सबको चाहिए साहब। भ्रष्टाचार कहते बोल साहब खत्म नहीं होगा। पहले आज 15 साल पहले लोग कहा करते साहब समाज में 2 चीज़ें खत्म नहीं होती। बोले साहब क्या? बोले साहब भ्रष्टाचार और दहेज, तो वो खत्म नहीं हो पाएगा, वो तो साहब चलता ही रहेगा। बोले साहब क्यों? बोले साहब आदमी के डीएनए में शामिल हो गया है, इसके बिना उसको हजम नहीं होता कुछ। इन तमाम ज्वलंत समस्याओं के दृष्टिगत मनुष्य जो है, विशेषकर भारतवर्ष का नागरिक, और यूँ कहा जाए उसमें भी मध्यम वर्ग का नागरिक, परेशान। मध्यम वर्ग की एक समस्याएं अलग हैं, उच्च वर्ग की समस्याएं अलग हैं, निम्न वर्ग की समस्याएं अलग हैं। लेकिन नेताओं ने बड़ी खूबी से बोर्ड के लिए ब्राह्मण, ठाकुर, सवर्ण, दलित, बैकवर्ड, अति पिछड़ा, इन सब में बांट के उन्होंने हिसाब किताब बना दिया। लेकिन समस्याएं एक है। चुनाव ऐसा होना चाहिए मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। उच्च वर्ग की समस्याएं अलग हैं। तो सत्ता उच्च वर्ग के पास हमेशा रहती है, जो सत्ता में जुड़ जाता है वो उच्च वर्ग में हो जाता है, अज्ञात वर्ग का बन जाता है। मध्यम वर्ग की समस्याएं जस की तस पड़ी हैं, उस पर विचार करने वाला कोई नहीं। बोले साहब बेरोजगारी कैसे? हमारे नेताजी का खुद ही रोड में अपने क्या बताएंगे, रोजगारी कैसे मिलेगी, बेरोजगारी कैसे दूर होगी? कोई आंदोलन चल रहा हो तो बताइए, सामाजिक उद्धार का कोई आंदोलन चल रहा हो तो बताइए, धार्मिक सुधार का कोई आंदोलन चल रहा हो तो बताइए। सब सिस्टम बना हुआ है साहब, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। बोले साहब वो कौन सा? बोले लाल फीताशाही, ब्यूरोक्रेसी। जो आएगा एंजॉय करेगा निकल जाएगा, जो आएगा एंजॉय करेगा निकल जाएगा, चलता रहेगा। उसमें कोई जब ऊपर जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति के लोग चुन के आने लगेंगे, बैठने लगेंगे, तब जाकर वो नौकरशाही को सुपरवाइज कर पाएंगे। नौकरशाही को साहब सुपरवाइज कौन कर पाएगा? नौकरशाही स्वयं में पूर्ण है, वो अपने आप में कंप्लीट है। नेताजी खुद ही उल्टा बता दें, नेताजी कहाँ चक्कर में पड़े हो, कागज उल्टा है, फंस जाएगा मामला। बोले ठीक है आप देख लीजिए, समझ लीजिएगा, और कुछ हो तो बताइएगा, देख लीजिए। सब मिसकाउंटिंग है, मिली भगत है। आम जनता नहीं समझ पा रही, क्यों? पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित है, अशिक्षा का ठप्पा लगा है उसके ऊपर, वो समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकती। ऐसा है अपना भारत महान, 100 में 90 मेहमान, फिर भी देश महान। ये स्थितियां चल रही हैं। इसमें आप चाहे हंसना चाहें तो हंस लीजिए,
चुहल करना चाहें चुहल कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर में जनता बंधी है उससे वो चाह के भी बाहर नहीं निकल पाती। चुनाव के माहौल में एक अजीब से नशे में डूब जाती, बोले देश का जनता जनार्दन, जनता जनार्दन, प्रजातंत्र। वोट देने आए नेताजी ने पैर छुए, हाथ जोड़े, हाँ 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 बउआ वोट मिलेगा। बोले हमारे घर तो आए थे, देखो हमारे दरवाजे बैठे तो चाय तो पी, वोट पक्का। अब नेताजी पलट के 5 साल फिर नहीं आएंगे, क्योंकि उनका ये खानदानी हिसाब किताब है, वो इसी तरह से काम करते हैं। 5 साल बाद आ जाते हैं वोट मांगने, पार्टी ने टिकट दिया है, वोटों का समीकरण है, जाति राजनीति है, जीत जाएंगे। आप लाख सर पटक के रह जाओ, हरा तो नहीं पाओगे उनको, आपकी समस्याएं जस के तस रहेंगी। इन परिप्रेक्ष्य में सभी को देखना पड़ेगा आखिरकार उसका रोड मॉडल कौन है। महान पुरुषों के चिंतन विचार किताबों में ठीक लगते हैं साहब, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं साहब, सब ठीक है। बोले हमारी पार्टी के नेता वो महापुरुष, और उनके गुरुजी महापुरुष। अरे महापुरुष के मापदंड होते हैं, एक परिभाषा होती है, एक योग्यता होती है, उसमें कुछ क्षमता होती है काम करने की, वो सब कौन विचार। अरे एक सज्जन में हमने पूछा, हमने ऐसा बताओ आप, वाणी तो 4 प्रकार की होती है। नहीं 4 प्रकार की होती है? हमने कहा वाणी 4 प्रकार की होती है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है 4 प्रकार की वाणी होती है। 4 प्रकार की वाणी को समझिए, तो चारों प्रकार की वाणी में जो एक्सेलेंट है तो वही तो एक्सेलेंट माना जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, केवल वाणी में होती है वैखरी, शब्दों का आदान प्रदान, मध्यमा मन की वाणी, परा पश्यंती, 4 प्रकार की वाणी होती है। पहले के लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में थे, शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि लोग इसमें एक्सेलेंट जो लोग होते थे उसमें 4 प्रकार की वाणियों जिनको महारत हासिल होती थी, समाज उनको समझता था, महसूस करता था, उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनका आकलन होता था, उनकी कही हुई बात का उनका सम्मान होता था। अब भैया कुछ नहीं, बोले लिए घूम रहे हैं, इंटरनेट का ज़माना, इंटरनेट कहीं आपको जो है ज्ञान दे सकता है, सवाल है नहीं। उसके लिए आपको चिंतन मनन अनुभव करना पड़ेगा, जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूतियों को लाना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है क्रमशः धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास हमेशा से हुआ है, हमेशा ऐसे ही होगा। धन्यवाद।